अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान के साथ मैं हूं नबीहा इजाज खान और मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है, शानदार हो चुका है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हो रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि जो बारिशों का सिलसिला है वो शुरू होगा और पीर से मंगल तक यह सिलसिला जारी रहेगा। मौसम बेहतर रहेगा एकदम। हमने 4 दिन पहले देखा जिस तरह से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी और दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुँच गया था। लोगों की जो ज़बानें हैं वो लिटरली बाहर आ गई थी और जो हब्स है, गर्मी है, वो शिद्दत से ज़्यादा बढ़ चुकी है। ना सिर्फ बारिश हुई है बल्कि कहा था ना कि मौसम लिटरली खुशगवार हो गया है। और जब हम हेडलाइंस देखते हैं ना कि मौसम ने करवट ली, मौसम ने अंगड़ाई ली, तो वो वाकई जो है ना वो आंखों की ठंडक भी है और जहनी सुकून भी है कि गर्मी से, जो कि पिछले दिनों बहुत पीक पर हमने देखा कि एकदम से गर्मी की लहर आई, तो उससे थोड़ा सा हमें रिलीफ मिला है ठंडी हवा से। लेकिन उसके साथ साथ ही हम देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक है उसकी रवानी मुतासिर हुई है, क्योंकि ऑपोजिट जब मौसम अच्छा होता है तो मैंने भी अपने घर मेन्यू सेंड कर दिया है कि आज जो है वो पकौड़े वगैरह बने जाएं। कड़ी पकौड़ा की फरमाइश मैंने तो कर दी है। सड़कों पर जो है वो लोग नाश्ते के लिए जनाब निकल आए हैं। लेकिन अच्छी बात है, कोई अच्छी खबर होनी चाहिए, लोगों को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जो इतनी एंजाइटी है, क्योंकि जो इतलात और खबरें हैं वो कहीं से अच्छी नहीं आ रही, तो एक मौसम और क्रिकेट आई थिंक के वाहिद फील्ड रह जाती है जहां से कोई हमें अच्छी खबरें आती है। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। रिहाई और फिर गिरफ्तारियों की खिड़की तोड़ फिल्मी नुमाइश जारी। मजीद लोग पीटीआई छोड़ गए, कप्तान अमेरिका जाने की तैयारियों में। अवाम होशियारबाज, बिजली बम गिरने को तैयार। एशिया कप पाकिस्तान में ना हो, भारतीय हठधर्मी बरकरार भी होगा आज के शो का हिस्सा कि किस तरह से भारत क्रिकेट में भी सियासत को लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसके हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े बुर्ज उलट रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ मलिका बुखारी ने भी अपनी राहें जुदा कर ली हैं। शीरी मज़ारी, जिन्होंने 9 मई के वाक़यात पर नामुनासिब ट्वीट्स की थी, अब वो पीटीआई छोड़ चुकी हैं। फवाद चौधरी बहुत बोलने के बाद अब चुप के रोज़े पर नज़र आ रहे हैं और दूसरी जानिब ये मुखबरियां भी जारी हैं कि शायद इमरान खान अमेरिका में सियासी पनाह के लिए अप्लाई कर दें। अच्छा, आपके साथ शेयर करते हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा की मलिका बुखारी की जो स्टेटमेंट सामने आई है, वो क्या कह रही हैं, पहले वो देखते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जो गैर आईनी, गैर कानूनी इक़दामात थे, जिस तरह रियासत के इदारों के ऊपर, फौजी तंजीबात के ऊपर हमला किया गया, उसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करना चाहती हूँ। मैं क्या, हर पाकिस्तानी शहरी के लिए 9 मई का जो दिन है वो बहुत मुश्किल और तकलीफदेह दिन था। मैं एक माँ हूँ, मेरा एक 13 साल का बेटा है और मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम के दिलों में शहीदों का क्या रुतबा है। जिस तरह शहीदों की तंजीबात को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी बेहरमती हुई, उसके होते हुए बिल्कुल वाज़ेह है कि हम सियासत को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो सियासत को कंटिन्यू जब नहीं कर सकते तो डेफिनेटली पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन को भी हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। लिहाजा हम सियासत को छोड़ रहे हैं और जो एक कैरियर या हमारे खून में शामिल थी सियासत, उस सियासत जो है उसको छोड़ना ना कोई आसान फ़ैसला है, ना आप कह लें कोई यू कैन से कि कभी हमें ये चैन लेने देगा कि सियासत में कौम की मदद की जाती है, बट नॉट एट द कास्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, नॉट एट द कास्ट ऑफ उन लोगों के जो इस मुल्क की हिफाजत करते हैं। सो जिसे कहते हैं जिम्मेदारी लेते हुए हम इस्तीफ़ा देते हैं पार्टी की हर पोजीशन से और पार्टी से। काश ये 9 मई का दिन हमारी जिंदगियों से, पाकिस्तान की सियासत से डिलीट हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो रहनुमा जिन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली है, उनकी स्टेटमेंट आपने सुनी, तो नाज़रीन कारकुनान जो है वो इस बारे में क्या राय रखते हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स भी सामने आ रही हैं। जिस तरह पीटीआई के जो रहनुमा थे वो हम देख रहे हैं कि अगर वो पार्टी छोड़ने के लिए रजामंद हैं, सियासत छोड़ने के लिए रजामंद हैं, तो उन्हें तो रिलीफ मिल रहा है,
लेकिन उन लोगों की बात कोई नहीं कर रहा जो कारकुनान थे, कारकुनान वहां पर पहुंचे थे, जत्थे की सूरत में पहुंचे थे, अपनी लीडरान के कहने पर पहुंचे थे, उनको इंसाफ कौन दिलवाएगा? क्योंकि वो तो अदालतों में, वो तो अभी मौजूद हैं, जेलों में मौजूद हैं। तो अगर कोई भी सफर करेगा मेरे ख्याल है वो कारकुनान ही सफर करेगा। बिल्कुल। और इस पूरे मामले में जो नाज़रीन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है अदर साइड, वो ये है कि इमरान खान समेत जो 600 लोग हैं उनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले गए। और यही कहा जा रहा है कि पिछले 3-4 दिनों में कुछ रहनुमाओं को एयरपोर्ट पर भी रोका गया, पूछताछ की गई। और उधर इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने कोर कमांडर हाउस पर हमले में मुलव्विस 16 मुल्जिमान को फौज के हवाले करने का हुक्म भी दिया है। और इमरान खान ने भी कारकुनों के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की तादाद में रोज इजाफा हो रहा है। जो लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं, इमरान खान ने उनकी बुनियादी रुकनियत भी खत्म कर दी है। फवाद चौधरी, शीरी मजारी, असद उमर आमिर कियानी को व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाला जा रहा है। और ऐसे हालात में अभी तक महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा कप्तान के साथ डटकर खड़े हो रहे हैं, इस बात का ऐलान कर रहे हैं। जबकि सेनेटर एजाज चौधरी को रिहा किया गया, लेकिन इसके साथ ही उन्हें दोबारा गिरफ्तार भी कर लिया गया। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो पहले पीटीआई के रहनुमा थे जिनको गिरफ्तार किया गया, फिर रिहाई भी उनकी हुई, तो अब पीटीआई के नाजरीन जो तकसीम होने का अमल है वो भी हम देख रहे हैं कि पीटीआई उससे गुजर रही है। मुल्तान में पीटीआई हकीकी का क़याम अमल में आ चुका है। और आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एनालिसिस लेंगे पूरे मामले के ऊपर, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे एनालिस्ट भी। लेकिन ये जो एक इस वक्त हम तकसीम देख रहे हैं पीटीआई की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, ये तमाम बातें जानेंगे। अमीर अब्बास सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। अमीर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये जो गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, रिहाई का परवाना मिलता है, फिर गिरफ्तारी हो जाती है, पीटीआई में तोड़ फोड़ का सिलसिला जा रहा है, आप समझते हैं कि जमहूरी मुल्क में ये सूट करता है? काफी बेगुनाह लोग भी इसमें फंस चुके हैं, क्या इंतकामी कार्रवाई हो रही है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जमहूरी मुल्क तो दूर की बात है, आजकल दुनिया में जब ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, जब दुनिया में डेमोक्रेसी की बात हो रही है, जब दुनिया में सिविल लिबर्टीज की बात हो रही है, जब दुनिया में फ्रीडम की बात हो रही है, ज्यादा से ज्यादा राइट्स मांग रही हैं सोसाइटीज अपनी हुकूमतों से, और हुकूमतों के इख्तियारात को महदूद किया जा रहा है। कनाडा में तो अब ये पार्लियामेंट, कनाडा की पार्लियामेंट में तो अब इस कानून साजी के लिए कोशिश हो रही है कि हम अपने वज़ीर आज़म के इख्तियारात को और कम कर दें, अवाम को मजबूत करें। आपके मुल्क में क्या हो रहा है? दिन दिहाड़े सीने पर हाथ मार के एक जमात को तोड़ा जा रहा है, और एक हर शख्स आता है बेचारा मजबूर महज बन के, एक पर्ची हाथ में पकड़ के बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उठ के चला जाता है, और उसके नजर आ रहा है कि उसके ज़मीर पर भी बोझ है, उसके चेहरे, उसका बाल उड़े हुए हैं, उसका माथे पे उसके पसीना है, रंग उसका फक हुआ है, और वो बैठ के पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार कर रहा हूं, लाताल्लुकी का इजहार कर रहा हूं। तो ये जाने न जाने, गुली न जाने, बाग तो सारा जाने। अब क्यों कुछ बताने की जरूरत तो नहीं रहेगी कि इस मुल्क में अब क्या हो रहा है इस पर। तो मीर भाई, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, जितने भी ये तमाम रहनुमा हैं जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूरी इख्तियार कर रहा है या सियासत को अपनी छोड़ रहा है, तो आपको लगता है इन्हीं तमाम लोगों की जानिब से सोशल मीडिया पर पैगाम दिए गए, इन्हीं की जानिब से कॉल्स दी गई उन तमाम कारकुनान को कि GHQ पहुंचे, कोर कमांडर हाउस पहुंचे? अब उन कारकुनान का क्या होगा? लीडरशिप की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि अपने कारकुनान को भी सेव करें? इस तरह से तो कोई भी कारकुन कभी किसी भी सियासतदान के लिए बाहर नहीं निकलेगा। जी, तो अब यहाँ जो आपने बात की, बड़ी अहम बात की, मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, इन सब ने लोगों को कॉल दी थी ना कि आप GHQ पहुंचे, या आप मियां वाली बेस पहुंचे, या आप कोर कमांडर हाउस पहुंचे, इन्होंने कॉल दी थी ना जी, इसीलिए इनको उठाया गया था ना। तो फिर तो ये मुजरिम थे रियासत के, फिर इनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बरी कैसे कर दिया गया? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है या प्रेशर कॉन्फ्रेंस? बल्कि ये वो वाला प्रेस है, वो जो अंग्रेजी वाला दूसरा प्रेस होता है ना, ऊपर से जो रख के प्रेस करते हैं, ये वो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रही है। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स मुजरिम है रियासत का? ये तो दहशतगर्द है यार। इनको तो रियासत ने कहा शर पसंद है जी, इनको तो रियासत ने कहा कि ये तो पाकिस्तान के साथ वो कर चुके हैं जो इंडिया ने नहीं किया। कर्नल शेर खान के मुजस्मे के ऊपर आपने कारगिल की कहानियां सुनाई कौन को दोबारा, उनकी बहादुरी और शजात की, और कहा कि ये दहशतगर्द जमात है। आपने कहा इनके तो हमने फौजी अदालतों में केसेस चलाने हैं, मिलिट्री कोर्ट्स खोलेंगे इनके लिए। और जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता जा रहा है
वो गंगा स्नान कर रहा है। तो अगर वो मुजरिम था तो इनको छोड़ने वाले छोड़ कैसे सकते हैं? उनको किसने हक दिया है कि वो रियासत के मुजरिम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दें? इसका मतलब यह है कि इनके जुर्म से किसी को सरोकार नहीं था। शायद इन्होंने वो जुर्म भी नहीं किया होगा। इनका जुर्म एक था, ये इमरान खान के साथ खड़े थे। जो उस जुर्म से तायब हो रहा है वो छोड़ा जा रहा है, ये जुर्म था। ठीक है। अच्छा, अब अमीर, ये जिस तरह से हमने माजी में देखा कि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून पर कड़ा वक्त आया, पीपल्स पार्टी पर आया, जिस तरह से जो उनके रहनुमा थे, लीडरशिप थी, जिस तरीके से उन्होंने केसेस को फेस किया, जेलें काटी, पीटीआई के हम देख रहे हैं कि बहुत ही इनिशियली ये जो टफ टाइम हुआ है इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। शेख रशीद साहब भी इस जानिब भी इशारा कर चुके हैं, हत्ता कि एक दो दिन जो है वो जेलों में नहीं काट सके, गुजार सके। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक जमाना होता है, वो जब तब्दील होता है ना, तो फिर हमारी जिस्मानी सलाहियतें, हमारी ज़हनी सलाहियतें, ये भी तब्दील होती हैं। इंसान की बर्दाश्त भी तब्दील होती है। हमसे पहले के जो लोग थे वो बहुत सख्त जान लोग थे। आज से जो 200 साल पहले के लोग थे वो उनसे भी ज्यादा सख्त जान लोग थे। जो 400 साल पहले के लोग थे वो उनसे भी ज्यादा सख्त जान लोग थे। अच्छा, आज किसी भी जमात का जो कारकुन होगा वो ये जुल्म या जबर या इस फस्तायत को नहीं सह सकेगा। आज के लोगों में मादियत परस्ती पैदा हो चुकी है, लोगों में नजरियात खत्म हो चुके हैं किसी भी जमात में। आज पीपल्स पार्टी को आप तोड़ने की कोशिश करें, देखिएगा कैसे टूटती है। आज तोड़े ना नून लीग को, आज की नून लीग को देखें कैसे टूटती है। हाँ, जो पुराने लोग होंगे वो थोड़ी रेजिस्टेंस ज्यादा दिखा देंगे। मतलब पुराने लोग ही तो हैं, कोई नए मतलब के नौजवान तो नहीं है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। ये पुराने सियासतदान हैं, फवाद चौधरी वगैरह हो गए, ये सारे कब से। आप अब देखें कि अगर हम मुस्लिम लीग नून की भी बात करें, नवाज शरीफ की बात करें, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बात करें, तो वो कोई किस्सा माजी नहीं है। 3.5 साल 4 साल पहले ही जेलें भुगती, नवाज शरीफ साहब वतन से बाहर गए। तो ये रिसेंट इंसिडेंट है, कोई 10, 15, 20 साल पुराने वाकयात नहीं है। नहीं, देखें, नवाज शरीफ साहब जेल गए और उसके बाद क्या हुआ? 3.5 साल से नवंबर 2019 को पाकिस्तान से बाहर गए थे, तो जेल भुगत रहे। 3.5 साल से बाद एब्सकॉन्डर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अदालत उनको इश्तिहारी करार दे चुकी है। और वो जब उन्होंने जो जेल भुगती थी ना, वो कन्विक्टेड थे, मुख्तलिफ नौइयत है, उनको सजा हो चुकी थी, उन्होंने जेल में ही जाना था। और वो 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन था, उनके ऊपर प्रेशर था कि वो वापस आए, उनको बयानिया लेना था अपना। वो वापस आए थे, उनकी हुकूमत नहीं बनी। जब हुकूमत नहीं, वो जानते थे कि जब मेरी हुकूमत बनेगी ये रियासत तो मेरी शायद है, मैं फॉरेन मैन्यूवरिंग करके जमानत करवा के बाहर आ जाऊँ। हुकूमत नहीं बनी, उन्होंने कहा ये तो सबको तबाह हो गया। अब उन्होंने बीमारी का एक जवाब खड़ा, वो प्लेटलेट्स कहाँ गए, और उसी बीमारी के जवाब से बाहर निकले, वापस नहीं आ रहे। मरीम नवाज भी मरीम नवाज कितना रही है अरसा जेल में, वो साल भर रही है, चंद महीने या चंद हफ्ते बेल से बाहर आ गई। अच्छा, इसी तरह से ये जो आपने फवाद चौधरी और बाकी लोगों का जिक्र किया, तो कुछ लोग तो होते भी पार्टियां बदलने वाले लोग होते हैं ना। जब परवेज मुशर्रफ ने नून लीग को तोड़ा, पीपल्स पार्टी को तोड़ा, क्या वो नहीं टूटी? क्वास लीग किसमें से निकली थी? तो अभी तासुर तो हम ये देख रहे हैं अमीर, एस्टैब्लिशमेंट ने जिस गुब्बारे में खुद हवा भरी थी, यही कहा जा रहा है अब उसमें से हवा भी निकाली जा रही है। ऐसे नवाज शरीफ के साथ हुआ, बेनजीर भुट्टो के साथ हुआ, और अब इमरान खान के साथ हो रहा है। तो ये सिलसिला कब तक रिपीट होता रहेगा? जी, ये बहुत अच्छी बात अब देखी है कि एस्टैब्लिशमेंट ने हवा भरी थी और एस्टैब्लिशमेंट अब पंक्चर कर रही है। एस्टैब्लिशमेंट कल को फिर इनको चेपियां लगा के फिर इनमें हवा भरेगी, और फिर कोई और आने वाली एस्टैब्लिशमेंट वो फिर हवा निकाल देगी फिर से। अब हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमने नून लीग में हवा भरी 1981 में, नून तो नहीं थी लेकिन शरीफ खानदान, वो कारआमद साबित नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी ने भुट्टो साहब से पहले, अयूब खान के जमाने से, जब अयूब खान भुट्टो साहब जब अयूब खान की काबीना में आए और उन्होंने अयूब खान की बनाई हुई कन्वेंशन मुस्लिम लीग से सियासत शुरू की। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले डिक्टेटर की बनाई हुई कन्वेंशन मुस्लिम लीग के पहले जनरल सेक्रेटरी थे। ये नहीं पढ़ाया जा रहा ना बच्चों को, सिर्फ एक ही पीपल्स पार्टी पढ़ाती है, हमने कुर्बानियां दी, हमने ये नहीं बताएंगे कि हाँ उन कुर्बानियों से पहले हमने एस्टैब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल किया था।
हमने इस्टेब्लिशमेंट के जरिए से सियासत में हम उभरे थे और फिर हमने पार्टी बना ली थी अपनी बात में, हमने सियासी बन गए। तो कोई इस्टेब्लिशमेंट कामयाब, ना भुट्टो को इस्टेब्लिशमेंट मार के खत्म कर सकी, ना नवाज शरीफ को लोगों के दिलों से निकाल सकी, ना बेनजीर को निकाल सकी, हत्ता कि अल्ताफ हुसैन जैसे शख्स को जो सरीहन एक दहशतगर्द मिजाज का शख्स था, जिससे फाशिज्म की, जुल्म की, इंतहा की, बर्बरियत की कराची में, उसको लोगों के दिल से नहीं निकाल सकी इस्टेब्लिशमेंट। आप आज कराची के अंदर उस अल्ताफ हुसैन को वापस लाएं या आप अल्ताफ हुसैन की सियासत को शुरू होने दें, आप आज कराची वो 25 की 25 सीटें बहा के ले जाएगा। गलत ये सही है कि लहदा बहस, लेकिन एक नुकता है जो हमें तारीख बता रही है कि जो लीडर होता है ना जी, उसके और अवाम के दरमियान एक रिश्ता बन जाता है और बहुत मजबूत और कल्बी रिश्ता होता है। उस कल्बी रिश्ते को आप अगर अंडर ड्यूरेस या कोहर्सिव मीन से अगर आप खत्म करने की कोशिश करेंगे तो वो खत्म नहीं होगा। और आप आज इमरान खान की सारी पार्टी को तोड़ दें, सारी पार्टी को, 99% पार्टी तोड़ दें, क्या आप वो कितने लोग तोड़ेंगे? ये 500-700 तो लीडरशिप के लोग होते हैं, ये जो एमएनए रहे, जो एमपी रहे, उन्हीं को तोड़ेंगे ना। क्या आप लोगों के दिलों से इमरान खान को निकाल सकें? आप अगर खुरच के भी निकालने की कोशिश करें, आप अगर रेख मार लेके उसको खुरचना भी चाहेंगे तो वो आप ठीक है। बहुत शुक्रिया तजियाकार अमीर अब्बास हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन इन नेओ पाकिस्तान। तो नाजरीन, बात करेंगे 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की, जिस पर पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत में शदीद गम गुस्सा हम देख रहे हैं। एप्सोस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी सर्वे जारी किया है और इसमें 93% अफराद ने 9 मई के वाकयात की भरपूर मजम्मत की है और इन वाकयात को अफसोसनाक करार दिया है। सर्वे के मुताबिक 80% ने हुकूमत से मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया है, जबकि 50% पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पुरतशद्दुद वाकयात की खुलकर मजम्मत करने का भी कहा है, जो कि हम देख रहे हैं कि आजकल की जा रही है। सर्वे में 56% पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जिन्होंने फौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों पर हमलों के पीछे बाकायदा मनसूबाबंदी होने का यकीन भी जाहिर किया है। सर्वे के मुताबिक पुरतशद्दुद वाकयात रोकने में नाकामी पर 31% ने 9 मई के हालात का जिम्मेदार हुकूमत को भी ठहराया और ये भी एक सवालिया निशान है कि हुकूमत की जानिब से उस दिन किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई, लोगों को नहीं रोका गया, जिस तरह से स्टेट को एक्शन में आना चाहिए। बिल्कुल। और 24% तमाम पुरतशद्दुद जितने भी वाकयात हुए उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आयद की है। नसीम सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, सीनियर एनालिस्ट, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया नसीम साहब, आपने टाइम दिया। शहर इक़्तिदार किस तरह से है, आप यहाँ पर मौजूद है, तमाम तर मामलात पर नजरें रखते हैं। डेली हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या तो कोई रहनुमा अलहदगी इख्तियार कर रहा है या कोई सियासत को अलविदा कह रहा है, फिर डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, बड़ी बड़ी बातें भी सामने आती हैं। तो आज को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग टू नाजरीन। नहीं, मेरे ख्याल से आज तो शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, क्योंकि तकरीबन जितने भी बड़े बड़े इनके रहनुमा थे वो अडियाला जेल से रिहा हो चुके हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ इसमें बाकी जो रह गए हैं वो शाह महमूद कुरैशी हैं और इजाज चौधरी साहब हैं, जो अभी भी अडियाला जेल में मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह आपने सर्वे की बात की और 9 मई पे पुरतशद्दुद वाकयात की बात हो रही है, मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा जो जिम्मेदारान है वो तो डेफिनेटली पीटीआई है, क्योंकि उनके ही कारकुनान थे इस तरह के वाकयात क्यों पेश आए। कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी इन पुरतशद्दुद वाकयात की हमायत नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये मुल्क शहीदों का मुल्क है। जिस तरह हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान को ख़तरात लाहक होते हैं, वहाँ पे यही शहीद है, यही फ़ौज है जो हम सबको चैन की नींद सोने देती है और ख़ुद बॉर्डरों के ऊपर लड़ रही होती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई बीमारी होती है तो उसका कंप्लीट ब्लड टेस्ट होना चाहिए, उसके कंप्लीट डायग्नोसिस होना चाहिए कि कौन कौन कसूरवार है। जो शरपसंद है, जिनकी तस्वीरें आ गई, जिन्होंने पुरतशद्दुद वाकयात किए, शोधा की जो यादगार थी उनके साथ उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया, वो तो सब सामने आ गए। लेकिन इसमें हुकूमत कहाँ थी उस दिन जब पिछले साल 25 मई को पीटीआई अपना जुलूस लेके लाहौर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी? तो आपने तकरीबन तमाम बड़े बड़े रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया, आपने
आंसू गैस का इस्तेमाल किया, आपने क्राउड को आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन अब कैसे हो सकता है कि आपने तमाम क्राउड को जो है वो आगे बढ़ने दिया और इतनी पुरतशद्दद कार्रवाइयां करने की इजाजत दी? कोई भी वहां पे पुलिस या किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस का एक अमला भी वहां पे नजर नहीं आया। तो जो मुर्दे इल्जाम है इनको भी कटहरे में लाके खड़ा करना चाहिए कि ये क्यों नहीं अपना यादगार शोहदा की यादगारों या फौजी तंसीबात की हिफाजत क्यों नहीं कर सके। जी ठीक है नसीम साहब, हमने जो भी आज हालात हैं वो कोई बेहतर तो नहीं है, उनको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं जो पीटीआई से अलग इख्तियार कर रहे हैं, इससे पहले हमने माजी में देखा जब गिरफ्तारियां होती थी यही पीटीआई के रहनुमा थे जो उन गिरफ्तारियों पर हंसते थे, खुश होते थे। तो आज आपको लगता है ये भी मकाफात अमल का नतीजा है? हम देखते हैं उस टाइम भी सोशल मीडिया पर पीटीआई के जितने भी लोग होते थे वो मीम्स बनाते थे। अब नून लीग एक कैंपेन इस हवाले से करी है कि ये लोग तो जेलें बर्दाश्त नहीं कर सके, मीम्स बन रही हैं कि जेलों के बाहर रिक्शे वाले खड़े हैं और वो आवाजें लगा रहे हैं कि नेशनल प्रेस क्लब की तरफ चलें, वहां जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आपकी जान छूटेगी। देखिए बात तो बिल्कुल ठीक है, मकाफात अमल है, लेकिन हमारे सियासतदान कभी भी इससे सीखते नहीं है। अगर पीटीआई एक हरकतें इस किस्म की कर रही थी तो अब नून लीग को तो बड़ा तजुर्बा हो गया, उन्होंने जेलें भी काट ली हैं और उनको इस किस्म की मीम्स नहीं बनानी चाहिए, पाकिस्तान को आगे लेके चलना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि ये सियासतदानों की लड़ाई की वजह से फौज को बीच में इस तरह रेगेदा गया या शोधा की जो है वो बेहुरमती की गई। इसमें सिर्फ पीटीआई का कसूर नहीं है, इसमें तमाम पार्टीज का कसूर है। जब आप असेंबली में खड़े होके लाइक ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 65 की जंग हम हार गए थे, हमें बताया गया हम जीत गए, ये गलत बयानी करते हैं, इन्होंने हमारी हड्डियों पे से गोश्त नोच लिया। जब आप इस तरह की तकारीर असेंबली में खड़े होकर करेंगे तो आम आवाम जो नई जनरेशन है उसको क्या पता चलेगा? हमें तो हमारे माँ बाप ने बताया कि किस तरह मेजर अजीज शहीद ने किस तरह अपने सीनों पे गोले लेके इस मुल्क की हिफाजत की, किस तरह राशिद मिनास ने निशाने हैदर हासिल किया। हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे बड़ों ने तो हमें शोहदा के साथ मोहब्बत करना सिखाया और हमें बताया कि उनकी वजह से हम आज एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये जो बाकी सियासतदान है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने बड़ी मगलफात बकी फौज के लिए, आसिफ अली जरदारी ने भी बहुत कुछ कहा, तो ये तमाम सियासतदानों को चाहिए कि अपनी सियासत में से फौज को बाहर निकाले। 1970 में भी सियासी लोगों की लड़ाई थी जिसके इल्जाम फौज के ऊपर आया, हमें आधा मुल्क खोना पड़ गया। और अभी भी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में 9 मई से पहले हर प्रोग्राम में कहता था कि जहां तक बात पहुंच चुकी है, अल्लाह माफ करे, कोई ना कोई बड़ा सानिया मुझे होता हुआ नजर आता है। अभी इत्तलात सामने आई है एटी से भी कोर कमांडर हाउस पर हमले में जो मुलविस 16 मुल्जिमान है उनको फौज के हवाले करने का हुक्म दिया है। फिर इमरान खान साहब है, उन्होंने भी कारकुनान के जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आप समझते हैं कि इन कारकुनान को तो लीड करने वाली पीटीआई की लीडरशिप ही थी, आने वाले दिनों में उनमें से भी किसी का बड़ा नाम सामने आ सकता है, उनका भी केस जाएगा? आप समझते हैं कि फौज के हवाले किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, वहां पर पूरी कार्रवाई होगी, कोई बड़े नाम आ सकते हैं, इसमें फंस सकते हैं? अभी देखिए आपने ये बहुत अच्छा और एक चुपता हुआ सवाल किया। मैंने तो कल भी एक प्रोग्राम में कहा था कि जिस तरह शीरी मजारी ने कहा कि 8-9 दिन वो जेल में रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, इनकलाब ला रही थी इस मुल्क के अंदर। अब वो कहती है कि मैं बाकी टाइम जो है अपने बच्चों को दूंगी, मेरी फैमिली है। आपने दूसरों के बच्चों को तो खराब कर दिया, दूसरों को बच्चों के लिए आपने क्या किया, उनको तो आपने जेल पहुंचा दिया। कल यही बात जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा फरमा रही थी कि अब बाकी का टाइम हम सियासत छोड़ देंगे। आप तो सियासत छोड़ देंगे, लेकिन जिन बच्चों का आपने कैरियर खराब कर दिया, जिनके जहन आपने परागंदा कर दिए, उनको कौन पूछने वाला? तो मेरे ख्याल से जो पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन कानून को अपना एक रास्ता लेना चाहिए। कानून के दायरे में जो भी आता है, जो भी इन चीजों में इन्वॉल्व था, उन सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हमारे मुल्क में यही तो बदकिस्मती है कि हम लोग भूल जाते हैं। अगर 12 मई के लोगों को सजा मिली होती, पिछले साल 25 मई वाले लोगों को सजा मिली होती, मॉडल टाउन मैसेकर हुआ उसको सजा मिली होती। जब सजा और जजा नहीं हो तो फिर इस तरह बातें आगे बढ़ती रहती हैं। अगर अभी 16 लोगों को आर्मी एक्ट के तहत आपने कमांडिंग ऑफिसर के हवाले किया है तो बिल्कुल आर्मी तो में तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, वो तो बहुत ज्यादा कानून के पाबंद है और कानून के हिसाब से ही वो फैसले करेंगे। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि इसमें अगर कोई पीटीआई के रहनुमा भी शरीक है तो उनको भी बिल्कुल बराबर की सजा। हमारी नौजवान नस्ल अगर थोड़ी बहुत भटक गई थी और कुछ अंडर एज लोग हैं तो उनको तो वार्निंग देके छोड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन प्रोग्राम में लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक। और अब बात करेंगे इकॉनमी से मुताल्लिक। तो गैर मुल्की कर्जों से निजात, बरामदात में इजाफा, तजारती खसारे में कमी, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी, पुरअमन माहौल, जमहूरी हुकूमत का तसलसल, पाकिस्तान की बका, तरक्की और मुआशी खुशहाली के लिए ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं। और इस वक्त इन तमाम बातों में से हम कोई भी चीज़ विटनेस नहीं कर रहे और इस वक्त मुल्क मुआशी बहरान से दो चार दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, आम आदमी शदीद मुतासर हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि आइंदा माली साल का विफाकी बजट काबीना की मंजूरी के बाद 9 जून को पेश किया जाएगा और इसके अलावा रवा माली साल पाकिस्तान की GDP ग्रोथ बहुत ही मायूस कुन रही, 29.% रही और रवा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 5.1% रहा। और इसके साथ ही वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम ने खुशखबरी भी दी है कि वो ये खुशखबरी है कि रूस से जो सस्ता तेल आने की इत्तलात हैं, मुसद्दिक मलिक ये बता रहे हैं कि रूस से कम कीमत तेल से अवाम को बराह रास्त फ़ायदा होगा। तो यही दुआ की जाएगी कि अब अवाम को बराह रास्त को फ़ायदा मिल जाए। माहिर मुआशी उमूर डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह से प्रोग्राम में भी डिस्कस किया है। पाकिस्तान उसके बगैर अपने तरक्की के अहदाफ हासिल नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई सिचुएशन बिल्डअप होती नहीं दिखाई दे रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक डिफ़िकल्ट कॉन्स्टलेशन है, यानी कि अगर आप सारे फैक्टर्स देखें तो बैरूनी इस वक्त जो कसाद बाजारी है, पाकिस्तान का डोमेस्टिक इकॉनमी जो है उसमें एक अनसर्टनिटी है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल साइकिल है उसमें एक अनसर्टनिटी है। अगर आप इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करें तो देखें जो इकॉनमी है वो तो रिफ्लेक्ट करती है व्हाट इज गोइंग ऑन इन दी कंट्री। सो ऑब्वियसली एक फिजा ऐसी है जिसमें अनसर्टनिटी जो है वो आई थिंक बहुत हाइटेंड है। इकॉनमी को शायद वो तवज्जो भी नहीं हम दे पा रहे या वो फैसले भी हम नहीं कर पा रहे जिनकी मदद से पाकिस्तान इकॉनमी को एटलीस्ट स्टेबलाइज किया जा सके। इसके साथ साथ अगर आप बैरूनी हमारी इंटरेक्शन देखें तो IMF का प्रोग्राम खुद वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि 3 नवंबर को होना था, आज हम 25-26 मई के करीब पहुंच गए हैं, तो हम जब तब भी गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम जो है स्टिल इसका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं रीच कर पाया। सऊदी अरेबिया से कुछ पैसे आने थे $2 अरब के करीब, वो भी अभी नहीं आए। $1 अरब हमने लेना था UAE से, वो भी नहीं आया। सो अगर आप इस पूरे तनाजुल में देखें इकॉनमी को तो रुपये पे प्रेशर आना, इन्फ्लेशन बढ़ना, सप्लाई साइड्स की कंस्ट्रेंट्स होना, आपकी जो इन्फ्लेशन की उम्मीद है लोगों को वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग बहुत स्टोर कर रहे हैं चीज़ों को, उससे इन्फ्लेशन बढ़ रही है। रुपी की बजाय डॉलर को स्टोर किया जा रहा है तो रुपी में कमज़ोरी आ रही है। ओवरऑल जो FDI है वो भी वीक है। सो इट्स नॉट अ गुड पिक्चर। और सबसे बढ़ के जो हुकूमत के अपने एस्टिमेट्स हैं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए वो मान भी लूँ तो वो ये कह रही है कि जो GDP ग्रोथ यानी कि ग्रोथ है, यानी कि जो बढ़ना है हुजम का ओवरऑल इकोनॉमी के, लेकिन डॉक्टर साहब जो इसहाकडार है वो उनकी स्टेटमेंट सामने आई है, अब किसकी बात का यकीन किया जाए। वो कह रहे हैं कि कनाडा से लोग पाकिस्तान आएंगे, मुल्की हालात, मुआशी हालात बिल्कुल स्टेबल है, कोई परेशानी की बात नहीं है। उनकी स्टेटमेंट पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक पॉलिटिकल जो भी गवर्नमेंट होती है वो उम्मीद तो हमेशा दिलवाती है, तो मैं उसको इस तरह देखता हूँ उनकी स्टेटमेंट्स को कि वो आपको पुरुमीद रखना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम श्रीलंका की तरफ चले जाएंगे, कि ये चीज़ें नहीं होगी। सो यू नो ही इज़ ट्राइंग टू कीप द कंट्री बॉयंट, या आप कहें कि जो उम्मीद है वो लोगों की टूटे ना, क्योंकि ऑब्वियसली एक आम आदमी जो है वो 48% अगर फूड इन्फ्लेशन फेस कर रहा है तो उसको कोई उम्मीद तो आपने देनी है कि कल का दिन बेहतर होगा या इन्वेस्टमेंट आएगी मुल्क में। बट रियलिस्टिकली अगर हम पढ़े लिखे लोग और जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो इंटरनेशनली काम करते हैं वो पाकिस्तान को एडवाइस करें तो वो यही कहेंगे कि इस वक्त जो टफ स्टेप्स हैं वो आपने लिए हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर IMF से मुआहदा किए बगैर बात बनेगी नहीं। एक बजट जो कि बहुत ही समझदाराना बजट हो वो किए बगैर बात बनेगी नहीं। और ये सब करने के लिए माजरत के साथ आपको बहुत ही कॉम्पिटेंट टीम बिल्ड करनी पड़ेगी हर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मिनिस्ट्री में। मैं बहुत ही अफसोस से ये कहता हूं कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान ये जो 14, 18, 20 महीने में हुआ है पाकिस्तान के साथ, मेरा ख्याल है कि इवन विद द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऐसा ना होता, क्योंकि एक अच्छी एग्जीक्यूटिव का ये काम है कि वो चीज़ों को संभाल के रखे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2021 दिसंबर में $18 अरब के ज़खायर थे आपके स्टेट बैंक में,
मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो कल रात 4.2 अरब डॉलर का फिगर आया है। अब आप मुझे खुद बताइए कि आपके घर पे 18 लाख रुपए हों और मैं जब आपसे 14-18 महीने बाद बात करूं तो आप कहें कि अब 4 लाख रुपए रह गए हैं, तो मैं भी आपसे पूछूंगा ना कि क्या किया आपने वेल्थ को, क्या इनकम नहीं आई, आपने क्या खर्चा कर दिया। ये इतना ही सिंपल है। यू हैव नॉट बीन एबल टू अर्न the hard currency which was needed। बिल्कुल डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि 2 अरब डॉलर चीनी बैंकों का वापस किया, 5-5.5 अरब डॉलर जो लोकल बैंक्स हैं उनके वापस किए हैं, तो ये कमर्शियल बैंकों के तो ये खर्चे किए हैं हुकूमत ने। लेकिन अभी जो एक अहम मामला है जिस पर अवाम की नजर है वो है बजट पेश होने को है। आपको लगता है अवाम दोस्त हो किस तरह से हो सकता है जब पास पैसे ही मौजूद नहीं हैं, रिलीफ किस तरह से देंगे, IMF का प्लान भी नहीं आया और सारी सब्सिडीज भी खत्म कर दी गई और अभी भी यही सुनने में आ रहा है कि एक और बिजली बॉम्ब अभी गिराया जाएगा अवाम पर। तो आपने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें सामने रखी। एक तो यह कि FM सही कह रहे हैं कि हमने इतने पैसे डॉलर्स में वापस किए हैं चाइनीज बैंकों को, कमर्शियल मल्टीलैटरल्स, मतलब मैं तो बहुत से और जिक्र कर सकता हूं जिनको वापस गए, इसीलिए 18 अरब डॉलर जो है वो आज 4 अरब डॉलर के करीब दिखाई दे रहे हैं। मैं जो दूसरी साइड है वो हम नहीं संभाल पाए, वो है कि हमने इनफ्लोज भी इसी तरह बढ़ाने थे। IMF, कमर्शियल इनफ्लोज, वर्ल्ड बैंक, ADB, FDI, ये हम नहीं कर पाए। अगर ये सब हो रहा होता और ज़खायर आज 10-12 अरब डॉलर के करीब होते तो मुल्क की स्टेबिलिटी बहुत फर्क होती। तो आई थिंक हम रेकनसाइल कर गए हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अब ये बात आपकी दुरुस्त है कि बजट से हर एक को ये उम्मीद है कि मेरे लिए कुछ बेहतरी होगी। आई थिंक जो रियलिस्टिक बेहतरी की जा सकती है वो यूं है कि जो इस वक्त सरकारी तनख्वाहदार तबका है उसकी तनख्वाह में एक खाको इजाफा दिखाई देगा। जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकार नजीब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, मुआशी सूरत हाल पर तज्जिया सामने रखे थे। ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। तो नाज़रीन, इस वक्त खेल में हर तरह की सियासत हो रही है। पाकिस्तान ने बहुत सख्त मेहनत के बाद मुल्क में क्रिकेट ग्राउंड्स को दोबारा आबाद किया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम्स पाकिस्तान की सरजमीन पर महफूज रहीं और शानदार क्रिकेट खेलकर भी जा चुकी, मगर एतराज है सिर्फ तो वो है इंडिया को, भारत को, जिससे सिर्फ अपने ऊपर तकब्बुर है कि वो सब कुछ कर सकता है। अब पहले खबर ये थी कि इंडियन बोर्ड ने PCB के हाइब्रिड मॉडल पर आमादगी की रजामंदी का इजहार किया था, मगर अब इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि इंडियन बोर्ड ने इस पर कोई आमादगी जाहिर नहीं की और अब खुद से ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने ऐलान किया है कि एशिया कप के मेज़बान मुल्क समेत शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई है, जबकि उन्होंने ये भी बताया है कि इसका हतमी फैसला कब किया जाएगा। इस हवाले से हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान मानी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये हो क्या रहा है? पहले हमने देखा कि PCB ने एग्री हो गया उस हाइब्रिड मॉडल पर, ये खबरें सामने आई थीं, और अब एक खुदकारी निज़ाम वो बनाना चाह रहा है और ये चाह रहा है कि पाकिस्तान में एशिया कप किसी ना हो। देखें, बात तो ये है कि इंडिया, हम ये कहें कि एग्री हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया एग्री हुआ ही नहीं है पहले दिन से। और इंडिया, आपको पता है कि हमेशा से इंडिया ने एक, जिस तरह इंडिया की मोनोपोली है क्रिकेट के अंदर, उसकी वजह, जैसे आपने कहा कि इंडिया जो चाहता है वो करता है, कि क्रिकेट का मतलब वो कह लें कि बिगड़ा हुआ कमाऊ पूत है, कि वो जाहिर है उसको पता है कि सबसे ज्यादा अर्निंग जो आती है वो भारत से आती है, तो उसके बल के ऊपर वो जो चाहता है, जब चाहता है, जो डिसीजंस होते हैं वो लेता है। और स्पेशली जहां पाकिस्तान का मामला आता है, तो यू नो कि इंडिया का जो पाकिस्तान फोबिया है वो मतलब लाइलाज मर्ज है, उसका आज तक कोई वो नहीं है। तो अब वही बात है कि इंडिया ने, पहले ये खबरें चलती रही कि इंडिया मान गया है, इंडिया मान गया, ऐसा कुछ नहीं था। इंडिया ने अभी तक, इंडिया की तरफ से इसमें कोई बयान सामने नहीं आया हुआ था। हाँ, पाकिस्तान की तरफ से जरूर आता रहा, इवन पाकिस्तान की तरफ से ये भी आता रहा कि हम टेस्ट सीरीज भी खेलेंगे इंडिया के साथ, फलां वेन्यू पे खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, इंग्लैंड में, व्हाटएवर जो भी। लेकिन इंडिया ने अभी तक, आप देखें कि एक भी बयान नहीं दिया इस बारे में, कि मतलब उसने इस चीज को बोदर ही नहीं किया कि पाकिस्तान की तरफ से जो कहा जा रहा है, चाहे ऑफिशियली कहा जा रहा है, चाहे अनऑफिशियल आ रहा है, जो भी, इंडिया ने उसको बोदर ही नहीं किया, क्योंकि इंडिया ने करना वही है जो इंडिया चाहता है। क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल की अगर आप बात करते हैं तो उसको, मेरा ख्याल है, हमें एशियन क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही समझना चाहिए, कि वहां पर जाहिर सी बात है जो भी होता है। और जितने दीगर ममालिक हैं, चाहे उनके साथ पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस में बहुत अच्छे रहे, श्रीलंका
की बात करें या अफगानिस्तान की या बांग्लादेश की बात, उनसे खासतौर पर श्रीलंका के साथ, लेकिन जहां भारत का मामला आ जाता है तो वहां तमाम जितने भी बोर्ड्स हैं उनको घुटने टेकने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप देखें ना कि बाकी बोर्ड्स की निस्बत पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन पाकिस्तान भी उसका कोई तोड़ नहीं कर सकता, तो बांग्लादेश की और अफगानिस्तान की क्या मजा? बीसीसीआई की भारत की ही इजारादारी है, जो पूरी मोनोपोली है वो यहीं से की जाती है, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल पर इस तरह से तो मामला किस तरह से चलेंगे? बिल्कुल, देखें बात ये, अब क्रिकेट जो है ना, हम लोग बात कर रहे होते हैं जज्बात की, ठीक है, या जज्बा हुब्बुल वतनी की। क्रिकेट जो चल रही है टोटल क्रिकेट हो चुकी है, कमर्शियल हो चुकी है, खासतौर पे जब से T20 लीग्स वगैरह का सिलसिला शुरू हुआ और जिस तरह से कमर्शियलिज्म आया क्रिकेट के अंदर, तो उसके बाद से बिल्कुल आप समझ लें कि टोटली, अब आप ये देखें कि तमाम ममालिक की जो अर्निंग है या उनके यहाँ से जो पैसा आता है वो एक तरफ है, सिर्फ इंडिया का जो है उससे कहीं ज्यादा वो एक तरफ है। तो जाहिर सी बात है कि फिर इंडिया उसके बल पे वो जैसे चाहता है, उसको आप गुंडागर्दी कह लें, उसको मोनोपोली कह लें, उसको जो भी कह लें। तो अब बात ये, एशिया कप का मामला ये देखें, इंडिया माने ना माने उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पाकिस्तान को पड़ रहा है, फर्क पाकिस्तान को पड़ता है, क्योंकि अगर इंडिया का तो डे वन से स्टांस है एक बिल्कुल क्लियर कट, उसमें कोई फ्लेक्सिबल नहीं है। इंडिया कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं रहा कि हम पाकिस्तान के साथ ना तो बायलैटरल क्रिकेट खेलेंगे ना पाकिस्तान में जाकर खेलेंगे। सिर्फ आप देखें कि आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होता है, उसके अलावा कहीं हम नहीं खेल रहे, कई साल गुजर चुके हैं। इस सिचुएशन के बाद लग रहा है कि अब वो मुकाबले भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा तो पाकिस्तान ने कहा था कि फिर हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। ये बड़ा अर्ली होगा कहना कि पाकिस्तान नहीं, नुकसान है, लेकिन क्या सवाल यह है, क्या पाकिस्तान अपने इस स्टांस के ऊपर जो है पाकिस्तान वो रहता है, कायम रहता है, पाकिस्तान अपने मौके पर डटा रहता है? इस तरह आप वाली बात ना, फिर तो ये क्या जज्बाती फैसला नहीं हुआ कि हम जज्बात से खेलते हैं, बिल्कुल तो फिर जज्बात क्या कहते हैं कि ना खेला जाए? नहीं, अगर देखें जज्बात की बात करते हैं, जज्बात तो फिर यही है कि वो नहीं आ रहे तो हम भी नहीं जाए, तुम भी नहीं खेलोगे, हम भी नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान का होगा। लेकिन लॉस, देखिए क्रिकेट जो होती है ना, अगर आप क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट एक स्पोर्ट्स के तौर पे, तो उसमें फिर जज्बात जो है एक तरफ रह जाते हैं। उसमें देखें वही वाली बात आपकी कि नुकसान किसका है, स्पेशली उस वक्त कि जब वर्ल्ड कप ईयर है कि आपको कुछ अरसे बाद आपने वर्ल्ड कप खेलना है, और इस बार एशिया कप हो भी 50-50 फॉर्मेट में रहा है, तो आप अगर नहीं खेलते, और वैसे भी आपको बताऊं कि पिछले वर्ल्ड कप से लेके अब तक पाकिस्तान ने 24-25 वनडे खेले हैं, और अब फर्दर जो आपके सामने आ रहा है वो भी आपका स्टेक के ऊपर है कि आया कि आप खेलेंगे या नहीं। यहाँ एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन ये है कि देखें, जब एशिया कप डिसाइड हुआ था, जब एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को दी गई थी, डेफिनेटली आपको यह पता था कि उसी साल वर्ल्ड कप भी खेलना है उसी, तो क्या आपने उस वक्त अपना होमवर्क नहीं किया था? क्या उस वक्त आपने ये नहीं डिसाइड, आपके इस बात का इदराक होना चाहिए था कि इंडिया हमेशा से, आप कभी भी इंडिया पनपने नहीं देगा पाकिस्तान क्रिकेट को, वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के लिए कोई फायदा हो, या फील्ड में पाकिस्तान को अगर मेजबानी मिल रही है। आपको उस वक्त भी इस बात का पता था कि इंडिया नहीं आएगा, ये बातें आज से नहीं चल रही, कई साल से चल रही, इवन के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उसके हवाले से भी अभी से चल रही है, इंडिया आएगा नहीं आएगा। जिस तरह से पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए ऑब्वियसली बड़ा स्टांस रखा है, और बहुत सारी क्रिकेट की बहाली हुई है, हमारे ग्राउंड्स दोबारा आबाद में, तो क्रिकेट में सब उन पे करते हैं कि नजम सेठी कैन डू दैट। अब पाकिस्तान शिरकत करेगा एशिया कप, क्या होगा, क्या फैसला किया जाएगा? अब इसमें जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो ज्यादा मतलब लग रहा है, कल आने वाले दिनों में क्या हो जाए वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो बज़ाहिर लग रहा है अगर हाइब्रिड मॉडल जिस तरह पाकिस्तान बात कर रहा है, हाइब्रिड मॉडल मान भी लेता है इंडिया, जो कि मुश्किल नजर आ रहा है कि क्योंकि अभी जो जय शाह का स्टेटमेंट आया है उसके बाद ऐसा लग नहीं रहा कि उन्होंने बात ही नहीं की उसकी कि हमने एक्सेप्ट, मतलब उन्होंने हाइब्रिड मॉडल का नाम ही नहीं लिया उससे, सिंपल उन्होंने कहा कि हम फैसला करेंगे। उससे तो ऐसा नहीं लग रहा कि इंडिया जरा सी भी लचक दिखाएगा। तो इसमें एक तो या तो ठीक है कि हाइब्रिड मॉडल मान लेंगे, उसमें आप 4 मैचेस की मेजबानी कर लेंगे, लेकिन इंडिया यही चाहेगा कि पाकिस्तान लॉस में जाए, पाकिस्तान लॉस में जाए। दूसरी बात यह है कि या तो फिर ये होगा कि आपको एशिया का पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली के श्रीलंका, क्योंकि इसका मतलब हम मेजबानी तो नहीं करें, हम तो फिर शिरकत करने जा रहे हैं। मेजबान तो होंगे, लेकिन हम मेजबान पाकिस्तान ही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन वेन्यू चेंज, मतलब उसमें यह कि गेट मनी आपको मिलेगी, गेट मनी आपको मिलेगी, लेकिन क्या है आपके ग्राउंड्स के ऊपर नहीं। वो कमाई श्रीलंका से तो नहीं हो सकती जो दुबई में हो सकती है या जो पाकिस्तान में हो सकती है। एक ये भी स्टांस रहा है कि देखें, क्योंकि जो गेट मनी आपको मिलती है यूएई से, वो
श्रीलंका से नहीं मिल सकती है, वो भी आपका एक फाइनेंशियल लॉस भी है। फिर एक क्रिकेटिंग उससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वो भी आपका एक लॉस है कि आपके ग्राउंड से क्रिकेट का जाना। फिर उसके बाद एक आखिरी पॉसिबिलिटी यही रहती है कि पूरे के पूरे एशिया कप को पोस्टपोन कर दिया जाए। एक पॉसिबिलिटी ये भी मौजूद है, क्योंकि उसके लिए आपके पास ये भी रीजन है, क्योंकि एक तो इतना ज्यादा वो हो चुकी हैं, चीजें क्लियर नहीं है, मतलब बहुत सारे डाउट्स हैं। फिर आगे वर्ल्ड कप का साल है, तो उस पर भी कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि किसी तरह का भी जो है ऐसी सूरत हाल हो जो कि क्लियर ना हो या जिसपे स्ट्रेट अवे कोई स्टांस ना हो। तो ये भी एक चीज है। लेकिन पाकिस्तान का जब स्टांस हमने देखा ना, जब सेठी भी आए हैं, उससे पहले अगर रमीज राजा की बात करें तो उन्होंने तो क्लियर कहा था कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो इस तरह से तो क्रिकेट, इसका मतलब पाकिस्तान और भारत की खत्म हो जाएगी। जो भी जब आईसीसी की भी जो मैचेस होते हैं उसमें बायलैटरल सीरीज तो खेल ही नहीं रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि सबसे ज्यादा व्यूवरशिप इसी मैच की है, सबसे ज्यादा पैसा इसी मैच से कमाया जाता है? वो गेट मनी कह लें या हम कमर्शियल्स की मद में कह लें, स्पॉन्सर की मद में कह लें। देखें, बात फिर मैं वही रिपीट करूंगा, बहुत मुश्किल लगता है, पहले भी एक बार बात हुई थी कि बहुत मुश्किल लगता है कि पाकिस्तान जो है अपने इस मौके पे कि हम वर्ल्ड कप छोड़ देंगे या हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान इस पे कायम रहेगा, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए कि देखें, उसमें लॉस पाकिस्तान अगर नहीं जाता, मिसाल के तौर पर भारत बिल्कुल भी ये चीज 1% भी चांसेस कम लगते हैं कि भारत वर्ल्ड कप के ऊपर इस बात पे मान जाए हाइब्रिड मॉडल पे कि पाकिस्तान को बाहर खिला दे। तो भारत का कुछ नहीं जा रहा है, पाकिस्तान नहीं खेलेगा, भारत कहेगा ठीक है फिर आप नहीं खेले जाए। जिस तरह माजी में हम बाज मिसालें देखते रहे कि जिस टीम ने भी किसी मुल्क के ऊपर एतराज किया सिक्योरिटी की वजह से, या जो भी 96 वर्ल्ड कप की बात करें, 2003 वर्ल्ड कप की बात करें, उसमें ऐसे इवेंट्स हुए वेस्ट इंडीज की तरफ से या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो उन टीमों को अपने पॉइंट्स फॉरफीट करने पड़े उनको अपने। तो अगर पाकिस्तान नहीं जाता है तो पाकिस्तान को इसमें अपने पॉइंट्स फॉरफीट करने पड़ेंगे। अल्टीमेटली इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान आमतौर पर भी फिर हम इसमें चल रहे होते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं अक्सर, और फिर ऊपर से अगर आप पॉइंट्स फॉरफीट कर देते हैं तो अब जिस तरह एशियन क्रिकेट काउंसिल हम देख रहे हैं उसका टिल्ट है इंडियन साइड पे, और जो बीसीसीआई है उसकी इजारादारी है वो भी हम अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस है? पाकिस्तान के पास अब इस वक्त सिर्फ यही ऑप्शन है, अगर या तो पाकिस्तान देखें पुल आउट करना क्रिकेट के लिहाज से बेहतर नहीं है, और अगर नहीं मानता है इंडिया जिस तरह या दीगर कंट्री, आपको बेहतर ये होगा कि आपको इसको कड़वा घूंट है लेकिन यह कि आपको शिफ्ट, लेकिन हर बार सरेंडर करते रहेंगे। बिल्कुल आपको करना पड़ेगा सरेंडर। बात ये देखिए आप क्या, और इसके अलावा क्या चॉइस है, क्योंकि देखें इंडिया, आप अगर समझते हैं कि आपको कि मैं नहीं खेल रहा तो इंडिया कहेगा नहीं यार चलो आ जाओ, नहीं ये नहीं है। इंडिया आपके ऊपर वो रहम नहीं खाएगा, वो कहेगा ओके नहीं खेलें, आप नहीं खेले, उनको कोई देखिए आईसीसी की तरफ से भी तरफदारी है। बिल्कुल आईसीसी इसके ऊपर कर ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर एज पर लॉज भी देखें तो आईसीसी, क्योंकि जब एक मुल्क उसकी गवर्नमेंट जो है वो कह देती है या वो सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करता है, उसके पाकिस्तान भी चाहे सिक्योरिटी का बहाना बना के या सिक्योरिटी को जवाब बना के पाकिस्तान भी पीछे हट सकता है। लेकिन मैंने बताया ना कि पाकिस्तान के केस में और भारत के केस में बहुत हमें मतलब ये ना चाहते हुए भी ये हकीकत माननी पड़ती है कि इंडिया एक क्रिकेट की मतलब बड़ी ताकत है और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा, असल मसला क्या है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है इंडिया, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग है कि आप अगर पुल आउट करते हैं वो उस वक्त तो कंप्रोमाइज कर सकता है कि पाकिस्तान उसका मुकाबला कर रहा हो इन फाइनेंशियल टर्म्स, पाकिस्तान उसका मुकाबला कर रहा हो। उस वक्त क्या होता है कि दूसरे ममालिक का भी भारत के ऊपर प्रेशर आ सकता है, लेकिन इस वक्त कौन प्रेशर डालेगा, पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा होगा? कोई भी नहीं। मतलब आप देखें ना कि श्रीलंका वो मुल्क है कि जिसका पाकिस्तान ने जब 96 में ऑस्ट्रेलिया ने बॉयकॉट किया था वहां जाने का, ऑस्ट्रेलिया ने और आई थिंक वेस्ट इंडीज ने, तो पाकिस्तान ने खुद स्टांस लिया था, पाकिस्तान और भारत के प्लेयर्स में एक टीम बनाकर श्रीलंका में खेलने गए थे ये जेस्चर देने के लिए कि यहाँ पर कोई खतरात नहीं है, और उसके साथ एक यकजहती के लिए गए थे। लेकिन आज श्रीलंका भी जो है आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, वो भी मतलब अपनी शराइत मनवा रहा है। तो कहने का मतलब है इस वक्त अगर हम देखें इस सिनेरियो में या इस इशू पर्टिकुलर इशू के ऊपर, तो पाकिस्तान तन्हा है इस वक्त। ठीक है, तो इन फ्यूचर आपको क्या लगता है फिर क्या प्लानिंग होनी चाहिए पाकिस्तान में? जिस तरह से हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें 2025 की, तो फिर 2025 में भी हम उसी स्टेज पर खड़े होंगे जहां आज खड़े हैं, या पीएसएल हमें इतना सपोर्ट कर देगा, इतना फाइनेंशियली बेहतर कर देगा कि हम फिर डिसीजन ले सकेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक? देखें ये अभी अर्ली है, लेकिन उस वक्त भी इंडिया के ऊपर देखें आप अभी उसके लिए आप देखिए वो चैंपियंस ट्रॉफी का मामला क्या है, वो आईसीसी का इवेंट है। आईसीसी उसमें अभी के लिहाज से अगर देखते हैं तो अभी के लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि इंडिया पुल आउट कर जाए, इंडिया पुल आउट कर जाए कि ठीक है हमने पाकिस्तान नहीं जाना, ओके।
लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट करना पड़े ये मुश्किल होगा। ये मतलब इसलिए कि देखें वो आईसीसी का इवेंट है, ये एसीसी का इवेंट है। एसीसी में मतलब यू कैन से इट्स ऑल अबाउट इंडिया, जो भी है इंडिया सब कुछ है, लेकिन आईसीसी का एक स्टैंडिंग अलग है, एक ग्लोबली उसका एक अलग स्ट्रक्चर है, तो वहां पर मामला दूसरे हैं और उसमें जाहिर अभी टाइम ज्यादा है। कल को चीजें क्या होती हैं, किस तरह से चेंज होती हैं वो देखना पड़ेगा। लेकिन जहां तक एशिया कप का ताल्लुक है तो एशिया कप पे मतलब आप फिलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि आप इसमें कोई टक्कर ले सके। आप ये देखिए हाइब्रिड मॉडल के तहत भी अगर आप जाते हैं तो आप जस्ट 4 मैचेस की मेजबानी करेंगे, कहां 13 मैचेस या 14 मैचेस, वहां आप सिर्फ 4 मैचेस की मेजबानी करेंगे, बाकी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसमें तो फिर यही है कि या तो फिर ठीक है कि आप पूरा का पूरा श्रीलंका में ले जाओ, और माजी में जैसे बाज ममालिक मिसालें दे रहे हैं कि ऐसा हुआ है 2 या 3 मरतबा एशिया का इस तरह से शिफ्ट हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यूएई का, पाकिस्तान चाह रहा है कि यूएई में आ जाए, यूएई का प्रॉब्लम ये आ रहा है, बाकी ममालिक उसमें गर्मी को जवाब बना रहे हैं। मसला यहाँ पे भारत को है, इंडिया को है, बीसीसीआई को है, क्रिकेट में सियासत लेकर आए हैं, मुश्किलात तो पाकिस्तान के लिए खड़ी कर रहे हैं। तो अगर उसको पाकिस्तान के वेन्यू से प्रॉब्लम है तो होना तो ये चाहिए ना कि इंडिया शिरकत करने से इनकार कर दे और सारी टीम्स जो है वो शिरकत करे, पाकिस्तान में वेन्यू क्यों चेंज हो। मतलब इंडिया के बगैर एशिया कप हो सकता है? हो सकता है, लेकिन बात यह है कि उसका वो फिर एशिया कप रह नहीं जाएगा। देखा अगर ऑनेस्टली कि वो फिर एशिया, क्योंकि देखें इस वक्त अगर आप देखें एशिया में सबसे बड़ी जो पावर्स हैं क्रिकेट की वो पाकिस्तान, इंडिया है, और दूसरा वही वाली बात कि सबसे ज्यादा जो आमदनी आती है या जो सबसे ज्यादा जो बिकता है मैच वो पाकिस्तान इंडिया का मैच। आप करवा तो सकते हैं, ठीक है, इंडिया पुल आउट कर जाता है, इंडिया एक अपना स्टांस लेता है कि ठीक है हम नहीं खेलते, लेकिन बात वही है कि आप पाकिस्तान इस लॉस को बेयर करेगा। सवाल देखिए इस वक्त एक जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, मैं ये क्लियर करूं, ये मतलब अनफॉर्चुनेटली जो नजम सेठी साहब इतने इंटरव्यूज देते रहे मुख्तलिफ जाके, वो बार बार ठीक है वो क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं या वो अपने तौर पे अपने दलाइल पेश कर रहे हैं, लेकिन बात क्या है कि आपको इतना ज्यादा इंटरव्यूज देने की या इतने ज्यादा इस बारे में बातें करने की जरूरत नहीं। क्या जय शाह साहब ने किया ये? जय शाह साहब नहीं ना, वो अपना आईपीएल को एंजॉय कर रहे हैं। इवन आप ये देखें कि अभी तक वर्ल्ड कप का शेड्यूल नहीं आया, वरना आमतौर पर साल भर पहले या 8-10 महीने पहले वर्ल्ड कप का शेड्यूल आ जाता है, अभी तक वर्ल्ड कप का नहीं आया। वो आराम से वो आईपीएल का खत्म करेंगे, उसके बाद जो दीगर बोर्ड्स जो एशियन बोर्ड्स हैं उनके साथ बैठेंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे। तो कहने का मतलब है कि उसमें इंडिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान है। तो आपको जरूरत नहीं थी कि आप इतने ज्यादा बयानात देते। अब उससे क्या हुआ कि लोगों को भी आपने इतना ज्यादा वो कर दिया, एंगेज कर दिया, एक जज्बात और ज्यादा वो कि ठीक वो जो हमारा एक कौमी गैरत वाली बात आ जाती है वो चीज सामने आ गई। तो आपको चीजें जो है प्रैक्टिकली देखनी पड़ती हैं, रियलिस्टिक होकर देखना पड़ता है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, उसके मुताबिक आपको। और जय शाह ने यही कहा है कि आईपीएल के फाइनल के दिन जो बाकी क्रिकेट बोर्ड के हेड्स हैं वो आएंगे एशियन के, तो फिर उस दिन डिसाइड किया जाएगा इन चीजों को, या उस दिन इस पर बात की जाएगी? उस दिन इसमें बात की जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली कि उसी के बाद डिसाइड होगा, उसी के बाद चीजें क्लियर होंगी। तो मतलब इंडिया चाहे तो इसको फर्दर इसको लटका भी सकता है, वो इसको और मजीद और लटकाने के बाद फाइनली ये डिसाइड हो कि एशिया कप इज नो मोर इस साल। लेकिन ये कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त अगर हम देखें तो सूरत हाल एशिया कप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी नजर नहीं है। और अगर पाकिस्तानी टीम की हम बात करें, पाकिस्तानी टीम की तैयारियां आपको कैसी लग रही हैं एशिया कप के लिए? देखें पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें, कॉम्बिनेशन इस वक्त पाकिस्तान का वनडे का स्पेशली पिछले काफी अरसे की निस्बत ये जो बैलेंस है टीम का, बैलेंस बहुत बेहतर है। खास तौर पे जिस तरह आपने मिडिल में भी थोड़ा अब इफ्तिखार जिस तरह वो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, या सलमान है, या फिर आपके पास जो बॉलिंग में भी डेप्थ है, ये चीजें आपकी यानी चीजें जितने भी आप देखें टिक आपके वो ठीक है अपनी जगह। ओपनिंग स्लॉट्स देख लें, बॉलिंग को देख लें, हर चीज। सिर्फ एक थोड़ा सा जो कंसर्न आ रहा है ना शाहीन का, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि जिस तरह शाहीन का पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि उस रिदम में नजर नहीं आ रहे, तो ये एक अलार्मिंग सी चीज है। अभी शाहीन फिट है, ठीक है, नहीं फिट है, लेकिन क्या है कि एक होता है कि आप ठीक है फिजिकली, आप ठीक है, आप इंजरी रिकवर कर गए, लेकिन जो मैच फिटनेस होती है वो जो उनको इंजरी हुई, और फास्ट बॉलर के लिए ये माजी की भी मिसालें हमारे सामने कही कि जब फास्ट बॉलर को ऐसी इंजरी होती है तो सम टाइम वो उसको कवर करने में टाइम लग जाता है, या उसके एक स्टेक पे लग जाता है उसका करियर जो होता है। तो कोई चेंजेस मतवक्की हैं जिस कॉम्बिनेशन का भी हम जिक्र कर रहे हैं?
इसमें देखें बहुत ज्यादा आपको ये जो अभी टीम लास्ट खेली है ना, बहुत ज्यादा चेंजेस, 1-2 स्लॉट्स हैं जिनको आप डिबेटेबल कह सकते हैं। जिस तरह मेरा ख्याल से कि सऊद शकील को आप अगर मिडिल में ले आते हैं, मिडिल में आपके पास एक बैकअप, 1 या 2 बैकअप प्लेयर आपको चाहिए जो टीम में खेल रहे, ठीक है, लेकिन जैसे सऊद है, सऊद मिडिल के लिए। और दूसरी एक और चीज, जो शान मसूद को आप मिडिल में खिला रहे हैं, बेहतर है कि उनको आप बैकअप ओपनर के तौर पे रखें, बजाय इसके कि आप उनको ओपनिंग से लाके आप उनको मिडिल में खिलाएं जबरदस्ती। बेहतर है कि उनको आप एज अ बैकअप ओपनर रखें। ठीक है, 1-2 स्लॉट्स है जिनके ऊपर आपको बैकअप की जरूरत है, अदरवाइज चीजें आपकी ठीक है इस वक्त। ठीक है मनी, जिस तरह से हम देखते हैं बार बार बात की जाती है, एग्जांपल्स यही कोट की जाती हैं कि स्पिनर्स उस पाए का भी कोई टीम में मौजूद नहीं है, स्पिनर्स जो है हमारे, और साथ ही साथ किसी ऑलराउंडर की बात की जाती है, जैसे अब्दुल रज़ाक थे, शायद आफरीदी को हम बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे ये, या अजहर महमूद थे, तो उस तरह का कोई ऑलराउंडर या उस तरह का कोई स्पिनर आप देख रहे हैं टीम में? या ऑलराउंडर आपके पास इस वक्त जैसे नवाज हैं, या अगर तो ऑलराउंडर की बात करते हैं शादाद वसीम आपके पास मौजूद हैं, उनको अगर आप, तो ऑलराउंडर के तौर पे तो आपके पास ये चॉइस है। हाँ, स्पिन में आपको थोड़ा सा मजीद बेहतरी की जरूरत है। जिस तरह मीर हमजा अगर आपके पास आप देख रहे हैं कि मीर हमजा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आप कैरी करते हैं, स्पिन में डेप्थ मौजूद है, थोड़ी सी ट्यूनिंग की आपको जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान मानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आगे बढ़ते हैं और अब आपसे एक स्टोरी शेयर करते हैं, एक अचीवमेंट शेयर करते हैं जो पाकिस्तान का नाम इस वक्त रोशन करती दिखाई दे रही है, जिन्हें पहाड़ों के साथ इश्क हो चुका है, और जिसे पहाड़ों से प्यार हो जाए तो फिर शायद उनका दिल कहीं और नहीं लगता। तो पहाड़ सर करना भी और फिर दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ सर करना बहुत मुश्किल काम है, जहाँ हम देखते हैं कि हवा है, मौसम है, हर चीज़ ही आपके अगेंस्ट होती है। तो पहले पहाड़ों पर मर्दों की हुक्मरानी होती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहादुर और जांबाज खवातीन भी डे बाय डे बिल्कुल पहाड़ सर कर रही है। ऐसे ही है, नाइला कयानी फखरे पाकिस्तान है, कौन इनको नहीं जानता है। और पाकिस्तानी खातून कोपेमा नाइला कयानी चंद दिन कबल माउंट एवरेस्ट सर उन्होंने की, और फिर चौथी बुलंद तरीन चोटी लोत्से को भी सर किया है, और एक लंबी तवील फहरिस्त है नाइला के हवाले से। तो उन्हीं से बात करते हैं। और नाइला, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया इन प्रोग्राम। जब भी आपसे बात होती है, मुलाकात होती है, बड़ा अच्छा लगता है। फखरे पाकिस्तान है, इतनी सारी अचीवमेंट्स आपकी हैं, इतने सारे कारनामे आपने अंजाम दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी क्वेश्चन रिपीट करें, वो आवाज नहीं आई मुझे। वालेकुम सलाम। नाइला, हम ये आपसे कह रहे हैं कि हम भी बहुत खुश हैं, आपने इतने कारनामे सर अंजाम दिए, आप कैसा महसूस कर रही हैं एक के बाद एक कामयाबी पर? टू बी ऑनेस्ट, अभी 7 दिन हो के जब समिट हो गया है, अभी मुझे यकीन आ रहा है कि मैंने इतनी बड़ी अचीवमेंट्स मेरे नाम अल्लाह ताला ने किए हैं। अभी आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन पहले मैं एक वीक तो उस फेज से गुजरी कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे। ठीक है, तो आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं अब उस पर सितारा इम्तियाज का ऐलान भी कर दिया गया है आपके लिए। बिल्कुल, वो भी मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात थी, बिकॉज मैंने बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा था कि मेरे लिए इतना बड़ा अवार्ड अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से अब आप डे बाय डे हम देख रहे हैं अचीवमेंट्स आप हो रही हैं, माउंट एवरेस्ट को सर करना हर कोपैमा का ख्वाब होता है, बहुत मुश्किल ये जर्नी होती है। ये ड्रीम भी पूरा हो गया है, अभी नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं और ये ड्रीम किस तरह से पूरा हुआ? ये ऑनेस्टली मेरे लिए माउंट एवरेस्ट से ज्यादा K2 वाज अ बिगर अचीवमेंट, लेकिन हर माउंटेनियर का वो एक टिक बॉक्स होता है ना कि करना है, तो वो मेरा हो गया समहाउ एंड आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि हर किसी का पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है। लेकिन अभी मेरा ये गोल है कि नांगा पर्वत और ब्रॉड पीक पाकिस्तान में समिट करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में 5 हैं 8000 पीक्स और उनमें से 2 रह गई है मेरी, तो इंशाल्लाह वो बस अगला प्लान है मेरा। नाइला, कब से पहाड़ों से लगाव है, प्यार है? आम इंसान तो वैसे खौफ ही खा जाता है अगर पहाड़ की इतनी बुलंदी पर जाए। आई एम श्योर आपकी जितनी अचीवमेंट है, बहुत सारी कहानियां भी होंगी, कोई खौफनाक लम्हे भी आए होंगे, कुछ मुश्किलात भी सामने आई होंगी, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से? कोई वाकया, कोई किस्सा? डेफिनेटली मैंने ये करियर 2 साल पहले स्टार्ट किया, ज्यादा लंबा नहीं है, तो उसमें ऑफ कोर्स मुश्किल मोमेंट्स आए। अभी माउंट एवरेस्ट पे समिट के बिल्कुल पास जब थी मैं, मुझे अपने गाइड नजर नहीं आ रहे थे, तो मुझे लगा मेरी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, सो आई पैनिक्ड वेरी बैडली कि बस मैं अभी मर जाऊंगी। तो ऑक्सीजन खत्म हुई, तो
सो उसमें बस मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ऑक्सीजन बहुत लो कर दी, आहिस्ता आहिस्ता चली, और मैं बस अपने आप को यही बता रही थी कि नॉट टुडे इज नॉट द डे, आज नहीं मरना है, आज वापस जाना है। उस तरह अपने आप को हिम्मत देके, बट वो जो 20 से 30 मिनट से आई वाज वेरी स्केयर्ड कि अल्लाह ना करे कुछ हो जाए। वो जितनी भी दुआएं आती थी मैं सब पढ़ रही थी, तो वो बहुत स्कैरी था मेरे लिए पर्सनली। तो कोपेमा जो हैं उनकी तो फिटनेस बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है। उनकी क्या रूटीन होती है, उनकी क्या डाइट होती है, क्या एक्सरसाइज होती है? आई थिंक डिफरेंट कोपेमा जो डिफरेंट जगहों पे रहते हैं, जैसे पहाड़ में अगर रहते हैं तो वो सबसे इजी ट्रेनिंग ये है कि आप बार बार ऊपर नीचे ट्रैकिंग करें, जितना आप कर सकते हैं एक्सपीडिशन से पहले वो करें। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं वो पिंडी से हूँ, दुबई में रहती हूँ, तो आई जस्ट फोकस ऑन फिजिकल फिटनेस, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इंड्योरेंस ट्रेनिंग इन द जिम। और डाइट में बैलेंस आजकल, पहले इतना ख्याल नहीं रखती थी, लेकिन बैलेंस डाइट रख रही हूँ ताकि उसकी परफॉर्मेंस का असर हो फिजिकली भी। तो यही मैं करती हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। नायला, जैसे कि अनवार ने फिटनेस के हवाले से आपने जाना है, मैं ब्यूटी के हवाले से आपसे जानना चाहूंगी। अक्सर शहरोज काशिफ आपको फॉलो करते रहते हैं, उनको भी फॉलो करते रहते हैं, सारी जो इतलात है, न्यूज़ आती रहती है आप दोनों के हवाले से, तो मैं देखती हूँ अक्सर उनकी जो स्किन है वो बर्न हो जाती है, बहुत ड्राई हो जाती है, चेहरा खराब हो जाता है, फिर वापस भी हो जाता है। यू लुक रियली फ्रेश, खूबसूरत दिख रही हैं, तो ये स्किन का कैसे ख्याल करती हैं? बहुत सारी ड्राइनेस भी होती होगी, सनबर्न भी होता होगा, तो क्या करती हैं फिर आप इसको बचाने के लिए? बहुत स्किन तो सबसे ज्यादा, जब से मैंने 2 साल से जब से माउंटेनियरिंग करी हूँ, स्ट्रेट अवे मतलब आई कैन सी कि 4-5 साल ज्यादा उम्र मुझे भी फील होती है और स्किन पे असर होता है। लेकिन इस दफा मैंने मेक श्योर किया वो एक जिंक यूज करते हैं, जो आप कभी कभी क्रिकेटर्स का भी देखती हैं, व्हाइट उन्होंने लगाया होता है, वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। सो बेसिकली डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके कि स्किन ज्यादा खराब, क्योंकि होती तो फॉर श्योर है, लेकिन ज्यादा सनबर्न ना हो, तो वो उस तरह की चीजें हम यूज करके, लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज टू बी ऑनेस्ट अवॉइड नहीं हो सकता। तो वो आई होप लॉन्ग टर्म नहीं हो, मतलब मैं नेक्स्ट ईयर में 50 साल की ना दिखूं। ठीक है, तो इस फील्ड में हम देखते हैं ज्यादा लोग तो अभी नहीं हैं, तो जो नए आने वाले कोपेमा हैं उनकी रहनुमाई करने का कोई आप इरादा रखती हो, या इस हवाले से आपकी कोई प्लानिंग है? बिल्कुल है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है एसन एथलेटिक्स, उससे मैं उसकी मैं एम्बेसडर हूँ, जो कि लड़कियों को लीडरशिप ट्रेनिंग थ्रू माउंटेनियरिंग देंगे, क्योंकि लड़कों के लिए फिर भी कुछ ना कुछ है, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो उसमें मैं इंशाल्लाह अभी जो नेक्स्ट एक्सपेडिशन है उसके बाद उनके साथ और भी काम करूंगी, ताकि लड़कियों के लिए इजी हो माउंटेनियरिंग, अगर उनका शौक है उसमें आने के लिए। नायला, किस तरह से देख रही हैं पाकिस्तान में, क्या स्कोप आप देख रही हैं खवातीन के हवाले से, खवातीन को पेमा के हवाले से? अभी भी ये थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स सोच है, माइंडसेट वही है कि ये खवातीन के लिए फील्ड नहीं है, उनके करने का काम नहीं है, फिर हुकूमती सतह पर उस तरह से सपोर्ट नहीं है, तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? डेफिनेटली माउंटेनियरिंग को मर्दों से ही एसोसिएट किया जाता है, लेकिन इन द लास्ट 2 years बहुत से चेंजेस देखे हैं मैंने। लड़कियां जो मुझे भी मैसेज करती हैं, उनको मेरी स्टोरी इंस्पायरिंग लगती है, वो पूछती हैं कि कैसे कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से डेफिनेटली कोई उस तरह हेल्प नहीं है, लेकिन आई वुड से कि जो ये अवार्ड मुझे मिला है, ये भी एक्चुअली एक अच्छा स्टेप है कि गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज कर रही है। तो इतना ज्यादा अभी नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बहुत सी प्राइवेट कंपनीज भी इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं। तो आई कैन सी कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स में बहुत ज्यादा लड़के लड़कियां इस फील्ड में आएंगे फॉर श्योर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है? कौन सी अभी अचीवमेंट आपकी बाकी रह गई है? कौन सी ऐसी चोटियां हैं जो अभी भी आप सर करना चाहती हैं? नांगा पर्वत एंड ब्रॉड पीक का नेक्स्ट इंशाल्लाह इन पाकिस्तान, क्योंकि मेरे 5 में से 3 हो गई हैं, ये 2 हो जाएंगी तो मेरी पाकिस्तान की सारी 8000 मीटर पीक्स हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी दे और आप पाकिस्तान का नाम इसी तरह से रोशन करती रहे। नायला कियानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन साथ रहिएगा। वेलकम बैक।
बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। तो नाज़रीन, अब हम आपको बताएं कि शादी इंसान की ज़िंदगी का एक सबसे ख़ास लम्हा होता है। बड़ी देर तक उसकी प्लानिंग रहती है, बड़े ख्वाब हर इंसान ने सजाए होते हैं और हर इंसान, मर्द हो ख़वातीन हो, वो अपने इस दिन को, इस लम्हे को यादगार बनाना भी चाहता है। अब हर साल शादियों के हम देखते हैं कि नए ट्रेंड सामने आते हैं। कोई दरिया किनारे शादी कर रहा होता है, कोई किसी मशहूर पैलेस में जाकर अपनी शादी को खास बनाता है। तो अनवार, ये बात तो सबने सुनी हुई है कि जो जोड़े हैं वो आसमानों पर बनते हैं, लेकिन ये बात अब ये बात सच होने जा रही है क्योंकि अमेरिकी खलाई कंपनी ने सबको ही पीछे छोड़ दिया है। जो भी लोग शादियों की प्लानिंग करते थे, जिस तरह से नबिया ने बताया, दरिया किनारे शादियां हो रही हैं, डिफरेंट वेन्यूज डिसाइड किए जाते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, लोग दूसरे ममालिक में जाके अपनी शादी करते हैं। तो अब ये अमेरिकी खलाई कंपनी क्या करने जा रही है कि वो शादियों के लिए एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाने जा रहे हैं, जिसमें अब ज़मीन का दौर तो अब चला गया, तो अब इंसानों की शादियां 1 लाख फीट की बुलंदी पर होंगी। तो ये काम एक अमेरिकी कंपनी करेगी और ये कंपनी जोड़ों को एक कार्बन न्यूट्रल गुब्बारे में खला में भेजेगी और उसमें शानदार कार्बन गुब्बारे में ही वो शादी के बंधन में बन जाएंगे और उस गुब्बारे में खिड़कियां मौजूद होंगी, प्रॉपर एक सिस्टम बना होगा जिससे वो जो शादीशुदा जोड़ा है वो ज़मीन के बेहतरीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सके। बड़ा ही आई एम श्योर के खूबसूरत मंजर होगा, लेकिन इसको अफोर्ड करना आसान नहीं होगा। अगर आपने इस शानदार सफ़र का मजा चखना है तो फिर आपको अपनी जो जेब है वो भी काफ़ी हद तक ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि इस ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस खसूसी परवाज में एक मुसाफिर की टिकट 3 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद है। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग अनवार ये एक्सपीरियंस करने भी वाले हैं। बिल्कुल, मगर कितना सेफ होगा ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि बहुत सारे लोग खौफ खाते हैं, डरते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे हादसा भी हो चुके हैं इससे पहले। लेकिन अब जितनी साइंस ने तरक्की कर ली है, नासा, अमेरिका ऑब्वियसली, तो आई एम श्योर कि ये पॉसिबल और मुमकिन और मेमोरेबल भी होगा। बिल्कुल, जिस तरह से आप ये कह रही हैं कि लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं शादियों पे, जो कि गलत है, नामुनासिब है, हमारा दीन भी हमें ये नहीं सिखाता। लेकिन अब हम अपने रीजन में देखते हैं या अपने मुल्क में भी देखते हैं, जैसे इंडिया में हमने देखा अंबानीज़ ने शादी पर कितने अरबों रुपए लगा दिए हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो हमने एक अमाउंट बताई है, चंद करोड़ तो लोगों के लिए कोई भी मसला नहीं होगा और वो इस एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहेंगे इस तमाम चीज़ों को, क्योंकि हम यहाँ पर भी देखते हैं सियालकोट में, मंडी बहाउद्दीन में बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो बाहर से आते हैं, डॉलर्स की, पाउंड्स की बरसात हो रही होती है, जो सारे बाराती होते हैं। तो पैसा लगाना, मेरा ख्याल है लोगों का वो कंसर्न ये, वो ये एक इस एक्सपीरियंस को देखना चाहते हैं कि किस तरह का एक्सपीरियंस हो। जो ट्रेंड है वो यही है कि लोग अपनी जिंदगी की सारी जो जमा पूंजी है शादियों पे लगा देते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग, बिल्कुल गलत है, दुरुस्त नहीं है। उधार मांगते हैं, मकरूज हो जाते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं। तो ये जो ऑफर सामने आ रही है, ये भी आई एम श्योर कि सिर्फ रॉयल फैमिलीज के लिए ही है, जो इतने शाही खानदान या शाही लोग हैं जिनके लिए 3-5 करोड़ रुपया कोई इतना ज्यादा कोई मैटर नहीं करता। वो अशराफिया जो कि इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, कि जिनकी जेब से अगर 3-4-5 करोड़ रुपए निकल भी जाएंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आम लोगों के लिए ये एक सिर्फ खूबसूरत ख्वाब ही है, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा और ये पर पर्सन है मोर देन 3 करोड़। तो 3.5 करोड़ के लगभग तो रिश्तेदार जो साथ जाएंगे, रिश्तेदारों को पता नहीं लोग ले जाना चाहें ना ले जाना चाहें। अच्छा अनवार, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने इस बार एक बार कवर की थी, मैं उसको रिमाइंड करवाना चाहूंगी, वो बड़ी वायरल भी हुई थी, बल्कि उस शख्स को, मियां बीवी को मैंने अपने शो में भी लिया था कि अक्सर ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो बेचारे मासूम लोगों को झांसे में ले आते हैं। तो वो उन मियां बीवी का ये दावा था, ये क्लेम था कि उन्होंने चांद पर प्लॉट खरीद लिया है। क्या बात। और उसकी जो है वो पेमेंट भी शायद उन्होंने की, और अमेरिका में कोई उनको शख्स मिला जिसको उन्होंने पेमेंट की और वो ख्वाब देख रहे थे, इंस्टॉलमेंट प्लान धनवार उनके पास तो इन फ्रॉड से भी आप बचे इन खबरों के आने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको करेंगे तो एक वायरल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम आपके साथ शेयर करेंगे वायरल वीडियो जो कि गुज़श्ता दिनों की है। तुर्किया की ये वीडियो है जहां एक उड़ते हुए सोफ़े को देखा गया है और फिर जब इस वीडियो पर कमेंट्स देखे गए हैं तो यही लोगों को लगा शायद कोई ट्रैवल कर रहा है, जैसे पुराने ज़माने में अलादीन का एक उड़ते हुए एक कालीन की मिसालें दी जाती थी।
तो ये हमने भी सुना है। ताहम अब उस उड़ते कालीन ने जिद्दत इख्तियार की है और वो सोफे में तब्दील हो गया है, लेकिन जब ये आके धड़ाम से गिरा है तो फिर पता चला है कि ये तूफान के बाइस किसी टेरेस पर पड़ा था और वहां से उड़कर अब ये गिरा है। तो ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर खासी ये वायरल हुई है और क़यामत खेज ज़लज़ले के बाद गुज़श्ता दिनों तुर्किया का दारुल हुकूमत अंकारा हम जानते हैं कि शदीद बारिशों की लपेट में है, तूफ़ानी हवाओं की लपेट में है। तो इन्हीं तूफ़ानी हवाओं की शिद्दत का अंदाज़ा आप लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो वायरल हो रही है, सोफे का ऑलरेडी वी ऑल नो कि कम से कम भी वेट हो तो उसका वजन होता है। और नेचर आप देखें, अनवार के जो नेचर है या जो कुदरती आफात है, इनसे कोई भी इंसान टक्कर नहीं ले सकता। हाँ, अगर समुद्र में तो ज्ञानी आए तो बड़े बड़े जहाज अपने अंदर ले जाते हैं। और इसके अलावा हमने बहुत सारे ममालिक की वीडियो सोशल मीडिया पर हमें ऐसे मिलती है जब वहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, तो क्या वो खौफनाक मंजर होता है। और कोई भी इंसान इतनी ताकत नहीं रखता कि वो इन कुदरती ताकतों से निपट सके। बिल्कुल, लेकिन जो स्टोरीज हम सुन रहे थे इस सोफे से मुताल्लिक कि शायद समवन इज ट्रैवलिंग ऑन इट, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि तूफान की वजह से ये सोफा किसी टेरेस पे पड़ा था तो आके प्रेशर होगा और बड़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर की है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कल आपसे मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। हैप्पी वीकेंड, मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।